तो बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी नई नई, जो कि हम साड़ियों के बारे में या कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमको नहीं भी पता होती, बट उसके स्पेशलिस्ट लोग जब आते हैं तो वो हमको बताते हैं। शुरुआत हुई एक्चुअली मेरा एक सपना था कि मैं जब सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं तो मैं कुछ अपने लिए सोचती थी कि मैं करूंगी। और मैं आपको बता दूं, मैं एक फोक आर्टिस्ट भी हूँ। मधुबनी पेंटिंग मेरा मेन फोटे रहा है शुरू से। मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। फिर मैंने सोचा कि मैं बिहार के और चीज़ों को मतलब इंट्रोड्यूस करूँ और खुद भी सीखूँ। तब मैंने बिहार में एक शहर है भागलपुर, जहाँ का भागलपुरी सिल्क के नाम से बहुत फेमस है, बट वहाँ पे वेराइटीज ऑफ सिल्क है। जैसे टसर सिल्क हुआ, तो लोगों को बहुत कम पता है कि जो टसर सिल्क है वो भागलपुर का बहुत फेमस सिल्क है। तो बेसिकली जो 3 स्टेट हैं असम, भागलपुर एंड एमपी का कोसा सिल्क, तो इट्स ऑल्सो काइंड ऑफ टसर सिल्क। तो वहाँ से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई। नमस्कार जी, पहचान पॉडकास्ट। जैसे कि आप सबको पता है, पहचान पॉडकास्ट में हम अपने आप सबको दिखाने के लिए न्यू गेस्ट लाते हैं, जिनको देख के हम मोटिवेट होते हैं, जिनको देखने के बाद हमको कुछ सीखने को मिलता है, उनसे ज्ञान मिलता है। तो ऐसे ही आज मैं एक बिजनेस लेडी लाई हूँ आपके सामने। आज मैं जिनसे मिलाने वाली हूँ, जो मेरे गेस्ट हैं, वो एक बिजनेस लेडी हैं जो कि साड़ियों का बिजनेस करती हैं, कविता रंजन जी। तो मिलते हैं कविता जी से। हेलो कविता जी। हेलो, वेलकम टू पहचान। थैंक यू सो मच रीता जी, ये इनवाइट करने के लिए। यस, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर, क्योंकि आप इतने अच्छे काम करते हैं। और मेरा काम ही यही है कि मैं उन लोगों को सपोर्ट करती हूँ, उन लोगों को प्रमोट करती हूँ कि जो लोग अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं या उनके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है या यानी किसी तरह के भी कोई भी काम करते हैं, तो हमारे यहाँ वेलकम है कि आप लोग आइए और अपनी डिटेल में बात करिए और कुछ भी आप अपनी ज़िंदगी की जर्नी शेयर कर सकते हैं, हम लोग को बता सकते हैं। तो शुरू करें हम अभी अपनी बातें। बिल्कुल। पहले तो मैं आपकी तारीफ करूंगी, ये साड़ी जो इतने सुंदर, ये स्वास्तिक प्रिंट मैं कैमरे में भी दिखाऊंगी, जो इतना सुंदर ये इनका प्रिंट है साड़ी का। मुझे यही वर्क है, पूरा वर्क है, एप्लिक वर्क इसको बोलते हैं। हाँ, एप्लिक वर्क बोलो तो क्या मतलब? एप्लिक वर्क का मतलब होता है ना, इसमें 2 तरह से, जैसे ये मशीन का है, बहुत लोग हाथ से काम करते हैं। जो कपड़ा होता है ना, उसको कट करके और फिर उसके ऊपर से डालते हैं, एप्लिक वर्क बोलते हैं। एप्लिक वर्क बोलते हैं। तो ऐसे ही हमको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी नई नई, जो कि हम साड़ियों के बारे में या कुछ चीजें ऐसी होती जो हमको नहीं भी पता होती, बट उसके स्पेशलिस्ट लोग जब आते हैं तो वो हमको बताते हैं। तो कविता जी, आपका ये बिजनेस जो है, आपने कब से शुरू किया कि मुझे साड़ियों का काम करना है या कोई बिजनेस करना है? हाँ, कैसे शुरुआत हुई? एक्चुअली मेरा एक सपना था कि मैं जब सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं तो मैं कुछ अपने लिए सोचती थी कि मैं करूंगी। और मैं आपको बता दूं, मैं एक फोक आर्टिस्ट भी हूँ। मधुबनी पेंटिंग मेरा मेन फोटे रहा है शुरू से। तो शादी के बाद भी था कि हाँ, मुझे करना है, बट समहाउ मैं नहीं कर पा रही थी। घर की जिम्मेदारियां, बच्चे की जिम्मेदारियां, तो इन सब चीजों में मैं नहीं कर पा रही थी। लेकिन फिर 2017 में जस्ट मेरे मन में आया कि मैंने एक्चुअली काम शुरू किया था अपना लिट्टी चोखा, जो बिहार का स्पेशलिटी है। अच्छा, लिट्टी चोखा जो स्पेशल डिश है वहाँ। हाँ, बिहार का। तो मैंने वहां से स्टार्ट किया। तो जैसे नवरात्रि वगैरह में हमारी सोसाइटी में स्टॉल लगता था, तो मैंने वहां से शुरू किया काम। बट मेरा बैक पेन की वजह से मुझे वो काम छोड़ना पड़ा। फिर मैंने 2018 में शुरू किया साड़ी का काम। तो मैंने स्टार्ट किया था मधुबनी पेंटिंग से। तो चूंकि मधुबनी पेंटिंग मेरा हॉबी, मेरा पैशन, साड़ी के प्रति मेरा बहुत ज्यादा पैशन था। तो जब मैंने काम शुरू किया तो पहले मैंने मधुबनी पेंटिंग को लाया। फिर उसके बाद धीरे धीरे मधुबनी पेंटिंग मतलब कि एक नाम है उस बिहार में, बिहार का मेन फोक आर्ट है। और एक्चुअली मधुबनी पेंटिंग आज बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है। लेकिन एक मधुबनी पेंटिंग का बहुत सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये राजा जनक ने स्टार्ट किया था, और राम जी के समय से ट्रेडिशनल चीज है, इतनी हमारे संस्कार उससे जुड़े हैं कि बिल्कुल राजा जनक ने उस जमाने की वो जो ट्रेडिशनल चीजें आप मतलब उन्होंने वहां से शुरुआत किया था। जब राम जी और सीता जी का विवाह हुआ था तो उन्होंने लोकल आर्टिस्ट को बुलाया था
तो जब उन आर्टिस्ट ने लाइव पेंटिंग को खत्म किया, तो जैसे आज का लाइव पेंटिंग हमारा एकदम जीवंत होता है, लेकिन उस वक्त जो आर्टिस्ट है ना, जो वो पेंटिंग उभर कर आया वो था एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में। अगर आप देखेंगे तो मधुबनी पेंटिंग में नोज तीखे होते हैं, आईज बड़े होते हैं, तीखे होते हैं, तो उस तरह से है, लाइक कार्टून जैसे थोड़े चेहरे हैं, कार्टून जिसको नहीं भी समझ बोल सकते, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है ना। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में वो पेंटिंग आया, तब से वो मधुबनी पेंटिंग चला आ रहा है। तो वो आपने वो शुरू किया? हाँ, तो वहां से मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया। फिर मैंने सोचा कि मैं बिहार के और चीजों को मतलब इंट्रोड्यूस करूं और खुद भी सीखूं। तब मैंने बिहार में एक शहर है भागलपुर, जहाँ का भागलपुरी सिल्क के नाम से बहुत फेमस है, बट वहाँ पे वेराइटीज ऑफ सिल्क है, जैसे टसर सिल्क हुआ, फिर डुपियन सिल्क है, फिर आपका घीचा सिल्क है, तो ये सब टसर्स के वेराइटी है। तो लोगों को बहुत कम पता है कि जो टसर सिल्क है वो भागलपुर का बहुत फेमस सिल्क है। तो बेसिकली जो 3 स्टेट है असम, भागलपुर एंड एमपी का कोसा सिल्क, तो इट्स आल्सो अ काइंड ऑफ टसर सिल्क। तो वहां से फिर मेरी जर्नी शुरू हुई कि मेरा इंटरेस्ट और जगह की। अभी तो मैं साड़ियों के बारे में मतलब सिर्फ था, शौक था पहनने का, बट समहाउ मैंने उसको स्टार्ट किया। मेरी मम्मी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, मेरे पापा का, मेरी बेटी का बहुत बड़ा सपोर्ट रहा, तो वहां से मैंने स्टार्ट किया अपना जर्नी। तो मैं जो वीवर्स वगैरह से मैं मिलने गई, फिर जब वीवर्स से मिली तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, थ्रेड के बारे में सीखा, कुकून्स के बारे में सीखा, कैसे बनता है, कैसे मतलब लेडीज काम करती हैं। तो यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। कहने का मतलब आप जो बताना चाह रहे हैं कि एक जो चीज हम कुछ शुरुआत करते हैं उसमें बहुत सी स्पेशल चीजें होती है, हाँ, जो आम इंसान को नहीं पता। नहीं, जैसे कि नॉर्मली 2 तरह से लोग काम करते हैं। एक है कि जस्ट किसी के साथ कांटेक्ट किया, अपना उस पे प्राइस ऐड किया एंड उनको उतना क्वालिटी और मटेरियल्स के बारे में पता नहीं होता है। बट मैंने एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू किया कि मुझे एक पैशन भी था, मुझे जानने की इच्छा भी थी, तो मैंने वहां से शुरू किया, ग्राउंड लेवल से सीखना शुरू किया। और आज भगवान का कृपा है कि आज मैं आपके सामने हूँ। तो ये तो मेरी भी खुशकिस्मती कि आप मुझे मौका मिला कि मैं आपकी बातें सुन सकूं, आपकी जो जर्नी है वो शेयर कर सकूं लोगों को। तो आपको हमको यही बताना है कि आपकी जो जर्नी, जब आपने शुरुआत की, बहुत उसमें मेहनत की होगी, है ना, बहुत, है ना, करते करते अभी आप उस लेवल पर पहुंच चुकी है कि आप सेट हैं कि जैसा चल रहा है बहुत अच्छा है? अगर अभी और मेहनत बाकी है? नहीं, क्या कहते हैं, एज एन आर्टिस्ट कह लो या एज अ लर्नर कह लो, तो हम कभी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। क्योंकि लाइफ में हर कदम पर हमको कुछ सीखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, मैं लगभग साल भर रहकर गांव में मेरे नानी के घर पे मैंने जो अंडर प्रिविलेज गर्ल्स हैं उनको भी एम्ब्रॉयडरी और मधुबनी पेंटिंग का ट्रेनिंग दिया है। और बहुत फिर थोड़ा हेल्थ इश्यूज हुआ तो मैं वापस बॉम्बे आई, लेकिन उस वक्त भी मेरे जितने भी फैमिली मेंबर्स है, चाहे मेरे मामा लोग हों, मेरे मामी हो, मेरे कजन्स हो, मेरे भाई भाभी हो, मेरे मम्मी पापा, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट मेरे शहर के लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि जब हम अच्छा काम करते हैं तो हमको घर वाले हो, नेबर हो, पड़ोसी हो, सब लोग हेल्प करते ही। बिल्कुल। जब हमारी स्ट्रगल होती है तो उस समय में बोला जाता है कि नहीं ये कोई काम नहीं है, बट जब हम उस सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं, हमको एक जगह मिल जाती है, तो उस समय हमको सबकी सपोर्ट भी मिलती है और प्यार भी मिलता है। बिल्कुल, है ना। तो बिजनेस काम, किसी भी काम में हमको स्ट्रगल के साथ साथ सपोर्ट के बिना हम उस काम को नहीं कर सकते। तो कविता जी, मुझे आपको एक बात पूछनी है कि आपके बिजनेस में सबसे जरूरी क्या है, नेटवर्किंग, मनी या टाइम, मनी या नेटवर्किंग, तीनों में से कौन सी चीज जरूरी है जो कि हमारे बिजनेस को? सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो है हमारा माइंड कि हम कम पैसे में कैसे अपना बिजनेस शुरू करें। क्योंकि मनी हमेशा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि बिना पैसे का ना तो हम नेटवर्किंग कर सकते हैं, ना हम बिजनेस को अपना आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा रहा नेटवर्किंग, पैसा के साथ साथ पैरेलली जो है ना वो नेटवर्किंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है आजकल के जमाने में, ज्यादा जरूरी है। हाँ, और आजकल नेटवर्किंग इजी भी हो गया। हाँ, नेटवर्किंग
इनफैक्ट इजी हो गया है, बट हम ये कह सकते हैं कि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है। टफ हो गया, हाँ। कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, क्योंकि ना कई बार क्या होता है, जैसे मैं साड़ी के बिजनेस में हूँ, तो अभी हर चीज का डुप्लीकेट बनता है। Yes. जैसे आप अगर एक प्योर पहनो Yes. और एक डुप्लीकेट पहनो, आपको सामने से पहनने वाले को लगेगा कि हम बहुत अच्छा लग रहा है, बट सामने से आपको फील होता है, या आप खुद भी वेयर करते हो तो फेक और ओरिजिनल में फर्क महसूस होता है। बट नेटवर्किंग जरूरी है, नेटवर्किंग इनफैक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि जब नेटवर्किंग होता है हमारा तो हमको बिजनेस मिलता है, बिजनेस मिला तो ऑब्वियस है पैसा मिला, तो फिर जब पैसा मिला तो हम बिजनेस को और बढ़ाने का सोच सकते हैं। तो देखा जाए तो नेटवर्किंग भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन नेटवर्किंग से पहले हमें पैसे की चीजें बना के आप दिखाएंगे तो ही लोग खरीदेंगे ना। हाँ। और बनाने के लिए पैसा लगने ही वाला है, पैसा लगने ही वाला है, तो इसलिए पैसा और नेटवर्किंग पैरेलली तीनों चीजें बहुत जरूरी हाँ हैं। जी। तो आपके बिजनेस में कंपटीशन भी होता होगा? बहुत है ना, बहुत है, बहुत है। किस तरह का कंपटीशन आपको झेलना पड़ता है? जैसे कि अब हम लोगों का है कि जैसे मैं घर से काम करती हूँ, मेरा ऑनलाइन बिजनेस है, तो ऑनलाइन बिजनेस में सबसे पहला चीज होता है कि जो क्लाइंट्स है ना, उनका ट्रस्ट इश्यू आता है। तो ये ट्रस्ट इश्यू को सॉल्व करना, मतलब क्लाइंट का जो एक विश्वास जीतना, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो पहला तो हमारा कंपटीशन मतलब ऑनलाइन बिजनेस में क्लाइंट का ट्रस्ट जीतना है। दूसरा जो डिफिकल्टी आता है कि लोगों को कन्विंस करना कि आप जो हमसे सामान ले रहे हैं वही अगर आप कहीं बाहर से लोगे तो आपको डबल रेट में मिलेगा, और क्वालिटी मतलब अगर आपको सेम क्वालिटी मिल रहा है तो रेट का फर्क आएगा। तो ये कन्विंस करना कस्टमर को बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा जो हम लोग सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम झेलते हैं वो है बार्गेनिंग का। क्योंकि जब हम मॉल में जाते हैं या किसी बड़े शॉप में जाते हैं तो कोई भी बार्गेनिंग नहीं करता है, तो फिक्स रेट है, आप सामान लो और आओ। हमें बार्गेनिंग बहुत झेलना पड़ता है। लेकिन मैं एक चीज मतलब सबको कहना चाहूंगी कि जैसे कि हम लोग घर से काम करते हैं, तो हमारे लिए क्या है ना कि हम घर से जब काम करते हैं ना तो सारा कॉस्ट हमारा एडिट होता है, मतलब कम होता है। जैसे लेबर का कॉस्ट है, शॉप का कॉस्ट है, तो वो सारा खर्चा हमारे क्लोथ पे कम हो जाता है। तो इस वजह से जो आप किसी मॉल में जाते हो, शॉप करते हो, और जो हम लोग घर से, तो रेट्स का डिफरेंस आता है और बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। तो कंपटीशन हमारा है, बहुत बड़ा कंपटीशन है, और जो सबसे बड़ा कंपटीशन है खुद के साथ होता है कि हम जो भी एक छोटा सा अगर चीज भी है ना, मेरे क्लाइंट को वो छोटा सा भी डिफेक्ट ना मिले, अगर है तो वो क्लाइंट को मैं बताऊं कि हाँ ये डिफेक्ट है। लेकिन नॉर्मली अगर इतना सा भी डिफेक्ट मेरे प्रोडक्ट्स में होता है तो मैं उसको साइड करती हूँ। मेरी कोशिश यही रहती है कि क्लाइंट को हमेशा अच्छा मिले। तो सबसे पहला कंपटीशन जो है वो खुद के साथ होता है, और सेकेंड कंपटीशन हमारा क्लाइंट को कन्विंस करना। वो तो है कि हम अगर बिजनेस किसी भी चीज का करते हैं तो आपका कहने का मतलब है कि हमको मेहनत बहुत करनी पड़ती है हर चीज के ऊपर। हर चीज पर मेहनत है, हमारा ब्रांडिंग पे मेहनत है, हमारा क्वालिटी पे मेहनत है, क्लाइंट को कन्विंस करने पर मेहनत है, और इनफैक्ट मेहनत है सबसे ज्यादा जब हमारा फेक एंड ओरिजिनल का बात आता है। और ये भी है कि अगर कोई क्लाइंट हम आपसे साड़ी खरीद के लेके जाते हैं तो उनको फीडबैक भी देना चाहिए। आजकल के देते हैं ना, देते हैं क्योंकि वो बहुत जरूरी होता है कि एक कस्टमर ने अगर फीडबैक आपको दे दिया अच्छा, तो कितने लोग कोशिश करते हैं कि नहीं हमको भी जाके बाय करना चाहिए, बिल्कुल हमको भी खरीदनी चाहिए। कि फीडबैक आजकल बहुत काउंट करता है, बहुत काउंट करता है। मैंने बोला ना कि पैसा के साथ साथ आजकल नेटवर्किंग का भी बहुत जरूरी है, फीडबैक कस्टमर का बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट गूगल पर फोकवेयर्स मुजफ्फरपुर करके ढूंढेंगे तो वहां पे मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, उन सब का मतलब एक जेन्युइन फीडबैक मिलेगा। तो अभी आप सबसे पहले हमारे जितने दर्शक देखने वाले हैं, कविता जी से हम इन्हीं की जुबानी बुलवाएंगे कि इनके पेज का नाम क्या है, इनके ब्रांड का नाम क्या है। कविता जी आप ही बताइए कैमरे में, ताकि हम कैप्शन में भी डालेंगे, बट आप खुद बताइए कि आप किस ब्रांड के नाम से अपना बिजनेस करते हैं। बिल्कुल मेरा ब्रांड का नाम है फोकवेयर्स। बस मेरा फोक में FOLKK
स्पेलिंग है, लास्ट में डबल के आता है। तो फोकवेयर्स करके मेरा ब्रांड है, जो बेसिकली आपको जितने भी ऑथेंटिक साड़ीज वगैरह हैं, हैंड पेंटेड साड़ीज, मेरा जो स्पेशलिटी है वो मधुबनी पेंटिंग है, तो आपको उसमें हर तरह का हैंड पेंटेड प्रीमियम रेंज की साड़ियाँ आपको अच्छी मिलेंगी। तो आप लोग, और जो मेरा लिंक है वो इंस्टाग्राम पे भी फोकवेयर्स के नाम से मेरा पेज आपको मिलेगा, फेसबुक पर मेरा फोकवेयर्स के नाम से पेज है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगी कि आप लोग जाएं और एक बार मेरे पेज को देखें और एक बार मेरे साथ कनेक्ट जरूर करें, आपको जरूर अच्छा लगेगा और आपको नॉलेज भी मिलेगा। तो कविता जी का आपको डिटेल मिल गई, उनका एड्रेस मिल गया, उनका इंस्टाग्राम मैं डिटेल भी डाल दूंगी। कविता जी मुझे ये बताइए, आप इतनी मेहनत करते हैं तो कभी कोई ऐसा टाइम है कि आप थोड़े इमोशनल हो गए हो या थोड़े थक गए हो, है ना? एक होता है ना, इंसान मेहनत करते करते कभी थोड़ा डल हो जाता है, थोड़ा सा वीक हो जाता है। अगर हुए हैं तो उसको अपने आप को स्ट्रांग फिर कैसे करते हैं? हुआ है मेरा एक्चुअली लास्ट ईयर स्पाइन सर्वाइकल स्पाइन का सर्जरी हुआ, तो मैंने काम बंद कर दिया। फिर मेरा भी कुछ अपना हेल्थ इश्यूज वगैरह था, कुछ प्रॉब्लम चल रहा था अपना, तो उस वक्त भी मेरा काम बहुत ऑन ऑफ चला। तो उस समय मैंने मेरे लिए सबसे अच्छा टाइम रहा जब मैंने अपने ननिहाल में जाकर उन लड़कियों को ट्रेनिंग दिया। दैट वाज द बेस्ट पीरियड ऑफ माय लाइफ। मुझे कुछ तकलीफ हो रहा है, मैं वो भूल चुकी थी, मैं एक बच्ची बन चुकी थी। उन बच्चों के साथ मैं एंजॉय करती थी, नदी के किनारे। वो कैसे बच्चे थे जो अपना जो सीखने वाले बच्चे, जो सीखने वाले बच्चे थे जिनको मैं ट्रेनिंग दे रही थी। तो वो एक टाइम था जो मेरा बहुत एज ए टीचर बन के आप, हाँ, क्योंकि डॉक्टर ने एक्चुअली मुझे अभी पेंटिंग्स वगैरह मना कर दिया, लेकिन वो अंदर का जो एक क्रिएटिविटी का कीड़ा होता है, तो उसको कहीं ना कहीं अगर आप ना निकालो ना तो खुद को फ्रस्ट्रेट फील करते हो। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा जब बच्चों को मैंने सिखाना शुरू किया। तो इस तरह से करके जब मैं डाउन होती थी, लेकिन फिर मैं उठती थी, और मुझे उठाने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा वो मेरी मम्मी का रहा, फिर मेरे पापा का और मेरी बेटी का। ये 3 लोगों का बहुत अहम रोल रहा। मम्मी, पापा और बच्चे, बेटियां जो होती हैं वो ऑलवेज हमारे साथ ही होते हैं ना। हाँ, लास्ट ईयर जैसे मेरा सर्वाइकल स्पाइन का सर्जरी हुआ, मैं बहुत ज्यादा पेन में थी, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मैं दोबारा काम कर पाऊंगी। लेकिन मम्मी ने इतना हिम्मत दिया, पापा का हमेशा सपोर्ट रहा, फिर मेरी बेटी का भी हमेशा सपोर्ट रहा, हमेशा। मतलब उन लोगों का जैसे ना इमोशनल सपोर्ट जो होता है कि आपको अगर इमोशनल सपोर्ट मिलता है तो आप खुद को बहुत स्ट्रांग फील करते हो। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे रहे जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आज भी बहुत लोग ऐसे मिले मुझे लाइफ में जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में ना जो लोग भी दोस्तों का नाम लेते हैं ना, तो मैं बोलती हूँ आप उन दोस्तों का नाम भी लीजिए अगर आप लेना चाहे तो, क्योंकि अगर जब वो आपका पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको बड़ी खुशी होगी कि हमने आपको सपोर्ट किया, प्यार किया, तो आपने उस चीज को याद रखा। बिल्कुल। मेरे सोसाइटी के फ्रेंड्स थे, तो हमारा पूरा 15 का ग्रुप है, तो वो लोगों ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। फिर मेरे स्कूल फ्रेंड्स, एक किस्ले करके है जो मुजफ्फरपुर शहर में रहती है बिहार में, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मतलब फिजिकल सपोर्ट कई बार हमको जरूरत नहीं होता है, इमोशनल सपोर्ट। फिर मेरी एक फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड है मोनिका, उसने बहुत सपोर्ट किया। एक और मेरा फ्रेंड है, उसने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी, मे बी आई डोंट नो, कोई बात नहीं, कई बार लोगों को नहीं पसंद आता। तो कुछ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे इमोशनली बहुत सपोर्ट किया। इनफैक्ट मैं बीमार पड़ती थी तो मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए खड़े रहते थे। मैं लास्ट ईयर जब हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए थे, मेरे पेरेंट्स बाद में आए, लेकिन मेरे फ्रेंड्स पहले थे। तो मैं जब भी टूटी, ऐसा नहीं था कि मैं टूटी नहीं, मैं कई बार टूटी, मुझे लगता था कि नहीं अब मेरे से नहीं होगा। क्योंकि लाइफ है ही ऐसी, हाँ, जिंदगी हमारी है ही ऐसी कि हमको टूटना भी पड़ता है, रोना भी पड़ता है, खड़े भी रहना पड़ता है, खुद को स्ट्रांग बनाना पड़ता है। खुद की ही हिम्मत होती है जो हम अपने लिए खड़े होते हैं। और हम 10 मिनट रोते हैं, अगले मिनट हम हंसने लगते हैं ये सोच के चलो भी उठो, काम तो करना है, काम करना है लाइफ। और मैंने कभी भी लाइफ में कितना भी डिफिकल्टी आ जाए, सबसे बड़ा तो मेरा हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम, लेकिन कभी भी मैंने लाइफ को मतलब बहुत ये करके नहीं देखा, मतलब बहुत नीचे दृष्टि से नहीं, मतलब डिप्रेसिव वे में नहीं लिया। मैंने हमेशा ग्रेटिट्यूड तो
है कि भगवान सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड जो हम लोग शो करते हैं वो भगवान के लिए कि उन्होंने मुझे ये जो जिंदगी दिया है, और वो तोड़ते हैं तो वही हिम्मत भी देते हैं। और जब आप में हिम्मत आता है ना, तो आपके साथ बहुत लोग खड़े मिलते हैं। हाँ। तो मेरे हिम्मत के पीछे जो सबसे बड़ा मेरी बेटी, मेरी मम्मी और मेरे पापा। बेटी का क्या नाम है वो तो मेरी बेटी का ललिता रंजन नाम है। ललिता रंजन, हाँ। और वो ग्राफिक डिजाइनर है, गोवा में पोस्टेड है। कितने बच्चे आपके? एक बेटी है। एक बेटी है, ओके। मैरिज होगी बेटी की? नहीं, छोटी है, अभी छोटी है। ओके ओके। तो मुझे अभी आपने साड़ियों का तो मुझे समझ में आ गया कि आप बिजनेस करते हैं, बट किस रेंज की होती हैं आपकी साड़ियाँ, एक वो भी पता लगना चाहिए। साड़ियाँ मेरे सब कॉटन की होती हैं, खादी की होती हैं, कैसी होती हैं? साड़ियाँ नॉर्मली 400-500 के रेंज से स्टार्ट हो जाता है, बट 400, 500, 800, 900 से लेकर मेरे पास 25-30,000 तक की साड़ियाँ होती हैं। नाइस। ये क्योंकि जब रेंज ऐसा होता है ना तो किसी को भी खरीदना इजी रहता है। बिल्कुल, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि आपके मुंह से सुनेंगे तो फिर जो लोग भी देखेंगे, लेडीज जरूर जाके ऑनलाइन चेक करेंगे आपके पेज को कि इतने रेंज, कम रेंज में साड़ियाँ मिलती तो हमको जरूर खरीदनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो और कुछ जर्नी अपनी लाइफ के बारे में, आप कुछ अपनी स्ट्रगल या अचीवमेंट, कुछ ऐसी बातें, क्योंकि मुझे सब तो आपके बारे में नहीं पता ना। हाँ, बट आप जो भी चीज शेयर करना चाहते हैं जिससे कि हमारे देखने वाले सब लोगों को कुछ मोटिवेशनल मिले, या उनको ताकत आए, या उनको अच्छा लगे सुन के, या आपके चाहने वाले जो आपके बारे में जानना चाहते हैं वो जरूर बताइए। नहीं, तो सबसे पहले जो मैं बताना चाहूंगी कि जर्नी तो मैंने बताया कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया। 2018 से बेसिकली मैंने जब साड़ी का काम शुरू किया, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मुझे फोटोज लेना नहीं आता था। तो उसमें मेरी बेटी ने मुझे सब कुछ सिखाया, एंगल सिखाया, कैसे लोगे फोटो, कैसे करोगे। तो बेटी ने मुझे बहुत हेल्प किया उन सब चीजों में। इवन मुझे रील्स बनाना नहीं आता था, तो उसने मुझे सिखाया कि मम्मा ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे। तो इस तरह से करके मैंने सीखा। सीख जाते हैं। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो सीखना, क्योंकि हम लोग क्या है ना, हम लोग उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जिन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट गार्जियनशिप भी देखा है, और हम आज इस जनरेशन में बिलोंग करते हैं जहां सोशल मीडिया मतलब बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन। तो वहां से मेरा जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। बट हम लोग चाहे हम पुराने जमाने के हैं, बट हम फिर भी कुछ सीखने की इच्छा रखते हैं कि जैसे मैंने भी सब कुछ सीखा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सारे चैनल चलाने, इतनी मेहनत करनी। मेरे भी सेम बच्चे यही बोलते थे, मम्मी इंस्टाग्राम क्या करोगे आप, मम्मी आप ये क्या करोगे। मैं बोलती थी अब मुझे डाउनलोड करना भी नहीं आता था, मुझे भी सेम चीज थी। तो हमको जो इच्छा शक्ति है ना, वही हमारी इच्छा शक्ति हमारी लेडीज को आगे लेके जाती है, उनको स्ट्रांग बनाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लाइक यू एंड मी, है ना। हाँ, कि हम लोग ऐसे लोग हैं कि हम हर चीज सीखना चाहते हैं, नए जमाने के साथ चलना चाहते हैं। हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि हम खुद भी प्राउड फील करें, और हमारे बच्चे, हमारे घर वाले प्राउड फील करें। धीरे धीरे जैसे मैंने ये सब काम सीखना शुरू किया, फिर मैंने अपना पेज बनाया, तो पेज पे अपलोड करना शुरू किया। और लेकिन जब सबसे ज्यादा उसके बाद मैं बहुत सारा सोलो एग्जीबिशंस करती थी। दिल्ली में किया सोलो एग्जीबिशंस, मुजफ्फरपुर में किया सोलो एग्जीबिशंस, फिर मुंबई में तो मैंने सोलो एग्जीबिशन नहीं किया, बैंगलोर में किया। तो इन सब शहरों में मैं जाकर करती थी, और वो मेरे लिए इजी नहीं था, क्योंकि उतना सामान आपको ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह कैरी करना और फिर वापस लेकर आना, तो वो सब एक चैलेंज था मेरे लिए। लेकिन मैं एंजॉय करती थी, मेरा बैक का प्रॉब्लम था, बट स्टिल जब वो काम करती थी, वो सेटिस्फैक्शन मिलता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर जो मेरा मेन जर्नी शुरू हुआ, मैंने मुजफ्फरपुर में जब लड़कियों को सिखाने, उसके बाद मेरा हुआ कोविड आया। मेरे लिए, लोगों के लिए कोविड में बहुत लोगों ने बहुत कुछ फेस किया, बहुत लोगों के लिए खराब भी रहा कोविड, बहुत लोगों के लिए बहुत अच्छा भी रहा। मेरे लिए बहुत अच्छा रहा कोविड। मुझे पता है बहुत लोग के बिजनेस शुरू हो गए। हाँ, घर बैठे, क्योंकि घर बैठे लोग को शॉप नहीं जा सकते थे, तो ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू किया। तो आज भी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कोविड के टाइम पर जो उन्होंने मुझसे लिया, आज तक वो मेरे साथ कनेक्टेड है। तो ये मैं भगवान का शुक्र मनाती हूँ कि इस तरह से मेरे साथ हुआ। फिर कोविड के बाद मेरे लिए थोड़ा सा स्ट्रगल था कि मेरा हेल्थ डिटोरिएट कर रहा था, बट काम तो करना था, काम नहीं छोड़ना था। तो उस वक्त मैं अपने ननिहाल में
वहाँ लड़कियों को ट्रेनिंग देना शुरू किया। और उसके बाद मेरा वहाँ के लोकल न्यूज़ चैनल्स में आए, फिर दैनिक जागरण में मेरा पूरा आर्टिकल छपा, बहुत सारा आर्टिकल्स वगैरह आया। तो लोग मुझे मेरे शहर में जो नहीं जानते वो लोग भी जानने लगे मुझे। तो वहाँ से मेरा एक शुरुआत हुआ कि हाँ मुझे कुछ करना है। बट फिर समहाउ मेरा तबीयत का इतना ज़्यादा इश्यूज हो गया कि मुझे काम बंद भी करना पड़ा। फिर लास्ट ईयर मेरा ऑपरेशन हुआ। वो मेरे लिए वो सब मेरा स्ट्रगल था। वो हमारी हडल्स होती है जो हमको मेरा हमको आगे बढ़ने से रोकती हैं, लेकिन जो हमारी मन की ताकत होती है वो हमको आगे लेके जाती है। इनफैक्ट मेरा ऑपरेशन के बाद 6 मंथ डॉक्टर ने मुझे बिल्कुल मतलब कंप्लीट बेड रेस्ट कहा था। मुझे गर्दन बिल्कुल मूव नहीं करना था। अभी भी यहाँ पे पूरा स्कार है क्योंकि यहाँ से पूरा यहाँ तक कट किया था थ्रोट को, कट करके फिर इधर सर्जरी वो प्लेट्स बिठाया था डॉक्टर ने। तो लेकिन डिस्चार्ज के 15 डेज के बाद से मैंने काम शुरू कर दिया। मैंने फोटोशूट अपना स्टार्ट किया कि नहीं मुझे अपना ब्रांड पे कितने आप उस समय टेंशन में रहते होंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर डर भी होते होंगे कि मैं ठीक नहीं हूँ, ऑपरेशन हुआ है। मैं 15 दिन के बाद फिर से काम शुरू करना बहुत बड़ी बात। और उस वक्त मेरी आवाज चली गई थी। फिर मतलब मैं बैठ नहीं सकती थी, मैं पूरा दिन लेट के रहती थी। लेकिन जब फोटोशूट, ये क्यों हुआ था ऑपरेशन, किस लिए? ये कुछ पर्सनल चीजें हैं जो मैं शायद यहाँ पे नहीं डिस्कस करना चाहूंगी। लेकिन हाँ वो मेरे लिए एक क्या कहूँ नाइट मेयर की तरह है जो मैं आज तक उसको झेल रही हूँ। और खैर कहते हैं ना कुछ लोग तकलीफ में टूटते हैं, कुछ लोग स्ट्रांग बनकर उभरते हैं। और आज के डेट में कहूँ कि आज यहाँ पर मैं हूँ, इस स्टेज पर मैं हूँ, ये मेरा किस्मत है। इनफैक्ट इसी साल अगस्त में मुझे एक फैशन शो करने के लिए ऑफर मिला। तो मैं थोड़ा सा डर गई कि कहीं तो उसमें आपने अपनी साड़ियां, हाँ मैंने मधुबनी पेंटिंग साड़ीज को लॉन्च किया था उसमें। तो वो मेरा एक दिन में मतलब कैसे फाइनल हुआ। और उसके बाद से टच मैं भी जरूर करूंगी, मैं भी जब फैशन शो करूंगी आपकी साड़ियां पहनाऊंगी। सबसे पहला जो मुझे मिला था वो मिला था मुझे नव दुर्गा शक्ति सम्मान, जो अंडर प्रिविलेज गर्ल्स को जो मैं सिखा रही थी उसके लिए मुझे सम्मानित किया गया था। उसके बाद फिर मेरा वही काम, मेरा हेल्थ और सब चीज का चल रहा था, तो मैंने काम ऑलमोस्ट बंद कर दिया। जब मैंने काम रीस्टार्ट किया लास्ट ईयर, तो ये साल मैं थोड़ा और प्रॉपर तरीके से मेहनत करती जा रही थी। तो भगवान की कृपा से एक फैशन शो मिला जिसमें मुझे महाराष्ट्र आइकन अवार्ड मिला। फिर उसके बाद मैं रुकी नहीं। उसके बाद मुझे बहुत अच्छे लोग मिले। एक का नाम मैं जरूर जिक्र करना चाहूंगी, पूजा पांडे जी, जिन्होंने मुझे बहुत सही और गलत के बारे में समझाना कि कैसे आपको काम करना है, कैसे रहना है, कैसे ये कर। तो उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने और इनफैक्ट सीख रही हूँ। तो जितने भी लोग इंडस्ट्री में मुझे अब मिल रहे हैं, तो उनसे मुझे चाहे अच्छा हो बुरा हो सीखने को बहुत मिल रहा है। और कहे ना कि मैं शायद आज यहाँ पर हूँ, मैं यहाँ पर भी पहुंच जाऊंगी ना, तो भी शायद वो सीखने की जो इच्छा है वो कभी खत्म नहीं। बोलते हैं ना, हम किसी को भी लाइफ में मिलते हैं, वो हमारा कुछ भला करे ना करे किसी वजह से, लेकिन हम हर इंसान से सीखते जरूर अच्छा है बुरा, हमको वो चीज सिखा के कुछ ना कुछ जरूर जाती है। और मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं स्ट्रॉन्ग हूँ। तो उसके पीछे बहुत लोग भी हैं। मैं जब टूटी तो मेरी मम्मी मुझे समझाती थी, मेरी बेटी मुझे समझाती थी कि नहीं अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, तुम स्ट्रांग रहो। जबकि मैं खुद अब सोचती हूँ तो लगता है कि वो भी तो मुझे दुखी देखकर दुखी होते होंगे। लेकिन नहीं, उन लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दिया। तो जितने भी फ्रेंड्स हैं मेरे रिलेशन में, मेरे फादर मदर, मेरी बेटी, मतलब मैं सबको कहना चाहूंगी कि उन लोगों ने मुझे बहुत हर तरह से, मेरे भाई हो भाभी, सबका सपोर्ट से मैं बहुत स्ट्रांग बनी रही। अरे फैमिली होती ही ऐसी है, फैमिली होती किसी भी फैमिली हो वो किसी को गिरने नहीं देते। इसीलिए बोलते हैं ना, माँ बाप और खून के रिश्ते जो भगवान ने बना के भेजे हैं, वो हमेशा ऐसा ही सोचेंगे कि हमारा बच्चा हमारे से बढ़कर निकले। फिर उसके बाद हुआ कि मुझे अपना ब्रांड को आगे लेकर जाना है कि फोकवेयर से एक नाम होना चाहिए। वो ब्रांड का कितने साल पहले आपने शुरू किया? मैंने ब्रांड शुरू किया था 18 जुलाई 2018 को। ओके। लेकिन बहुत ऑन ऑफ रहा मेरा बिजनेस हेल्थ की वजह से।
लेकिन कहते हैं ना कि जब आप में हिम्मत हो तो कुछ भी आप कर सकते हो। कोई भी हर्डल्स आ जाए आपको रोक नहीं सकता। तो अब जो मेरा मेन फोकस है, अब अपना ब्रांड बिल्ड करना, जो ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि बहुत हद तक बिल्ड हो चुका है। तो ब्रांड बिल्ड करना, इनफैक्ट जो भी मेरा लोगोज वगैरह है वो मेरी बेटी ने मुझे बना कर दिया है। हाँ। पहले भी जो मैं लोगो यूज करती थी उसी ने मुझे बना कर दिया, और अभी तो बहुत ही प्रोफेशनल वे में उसने मुझे बना कर दिया लोगो वगैरह। तो धीरे धीरे अब मैं अपने ब्रांड को मैं चाहती हूँ कि अब पहचान के थ्रू भी उसको एक पहचान पे आप आए हैं। तो हमारी भी कोशिश है कि हमारे प्लेटफॉर्म से जो आप लोग को देखेंगे और काफी लोग आपको हेल्प भी करेंगे, आपसे शॉपिंग भी करेंगे, और आपसे कुछ ना कुछ सीखेंगे भी। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी अच्छी जो आपने स्ट्रगल या मेहनत जो बताई, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप हमारी जो लेडीज देखने वाली है उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज होना चाहिए, जो कि कुछ लोग ऐसे जो थोड़ा डर जाते हैं या हिम्मत नहीं पकड़ पाते हैं, तो आपकी तरफ से एक लेडीज के लिए क्या मैसेज होना चाहिए कि वो उनको कोई भी ब्रांड या कोई भी बिजनेस शुरू करना है तो किस तरह से हिम्मत पकड़े और अपने काम को शुरू कर दे? आप अपनी जुबानी कुछ हमारे लेडीज के लिए मैसेज दीजिए। बिल्कुल। सबसे पहला कि अंदर का जो डर है उसको खत्म करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम डरते रहेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो वो डर को खत्म कीजिए और अपना जो पैशन है, आपका जो दिल कहता है कि हाँ हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, उसको जरूर करना चाहिए। एक स्ट्रैटेजी प्लान करो, अच्छे से उसको फॉलो करो, तो आप आगे जरूर बढ़ोगे। कहते हैं ना, एक दिन में हमको कुछ नहीं हम कर सकते नहीं। तो धीरे धीरे जब स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन जब आप काम करना शुरू करोगे तो आप में ना एक आत्मनिर्भरता का जो पहले इच्छा शक्ति, हाँ पहले हमारी इच्छा शक्ति जरूरी है। और फिर आप में ना जो एक होता है ना आत्मनिर्भर होने का, वो जुनून अपने आप में आ जाएगा। और जब आप आत्मनिर्भर होगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सभी महिलाओं से मैं ये कहना चाहती हूँ कि गलत मत सहो आप लोग, कुछ भी गलत है वो मत सहो। खुद के हेल्थ पर बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि हेल्थ है तो सब कुछ है। तीसरा कि अंदर के डर को खत्म करके आपकी इच्छा है, आप घर से शुरू करो काम। आप किचन में आप खाना अच्छा बनाते हो तो आप वहां से काम शुरू करो, किचन से काम शुरू करो। और आज हमको जो भी आपके प्लेटफॉर्म मिले हैं, कितने सारे प्लेटफॉर्म, हाँ, तो आप कर सकते हो। आप अपने सोसाइटी में लोगों को बुलाकर खिलाओ, आप वहां से काम स्टार्ट करो। लेकिन काम स्टार्ट करने के लिए हिम्मत की जरूरत होती है, और हिम्मत खुद में लाना पड़ता है। कभी ये नहीं सोचना कि आपको सपोर्ट के लिए कोई नहीं खड़ा होगा, आपको खुद ही उठना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बहुत लोग आपको सपोर्ट करते हैं, लेकिन सपोर्ट जहां अगर 4 लोग सपोर्ट करते हैं तो 10 लोग आपको पीछे खींचने वाले भी होते हैं। हिम्मत तो आपको ही करनी पड़ेगी। हाँ, हिम्मत खुद को करना है। तो मैं जितनी भी फीमेल हैं उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ, खुद को पहचानिए, खुद को में हिम्मत लाइए और हिम्मत से आगे बढ़िए। आप भी एक दिन नाम कमाएंगे। यस। अभी मुझे आप ये बताओ कविता जी, हाँ, कि जैसे आप एज ए लेडी बिजनेस कर रहे हो, तो आपके नज़र में कुछ ऐसा डिफरेंस भी है कि इसको अगर कोई जेंट्स करते तो शायद ज़्यादा अच्छा करते, या होता ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मैं इसलिए कहूंगी कि आज भी मैं शॉप में जाती हूँ तो ज्यादातर साड़ीज के शॉप में ना मेल आपके ये रहते हैं जो साड़ी दिखाते हैं। तो मेरी कई बार उनसे बहस हो जाती है, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो साड़ी जो मटेरियल बोल रहे हैं वो मटेरियल नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक तो फीमेल होने का एक फायदा ये है कि आप खुद से फोटो शूट करके हाँ, अच्छे से मेकअप वगैरह तैयार होकर आप जितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो लोगों को साड़ी वगैरह, खास करके जो इंडियन वेयर है इंडियन वेयर में भी, उसमें भी जो साड़ीज वगैरह जितने अच्छे से आप फ्लॉन्ट कर सकते हो। मुझे नहीं लगता है कि हम औरतें आदमियों से कहीं कम है। बस मैं यही सुनना चाहती थी आपसे, क्योंकि वे ये एक मैसेज है लेडीज सबके लिए कि जो जेंट्स काम कर सकते हैं वो लेडीज भी कर सकती हैं। बस फर्क इतना होता है कि आज भी जो सोसाइटी है ना, अगर लेडीज आगे बढ़ती हैं तो उनके ऊपर 10 तरह का चीज लगाते हैं। तो मेरा कहना है कि भैया जिनको जो बोलना है तुम बोलने दो, तुमको जो सही लगता है तुम सही हो, तुम आगे बढ़ो। क्योंकि आज के डेट में मुझे यही फील होता है कि अगर मेरी
दृढ़ इच्छा शक्ति है तो कोई हमको कोई आगे नहीं बढ़ने रोक से सकता, नहीं हाँ। रोक सकता है। क्योंकि कभी कभी लाइफ में क्या होता है, हमारी लाइफ निकल जाती है ना, हम उस पड़ाव पे आ जाते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाए, तो जो रिग्रेट होता है ना, जो पछतावा लगता है, उस पछतावे से बचने के लिए हमको उस उम्र में ही अपनी मेहनत शुरू कर देनी चाहिए कि हमको कुछ करना है, कुछ तो स्पेशल करना है। मेरे लिए एज इज जस्ट अ नंबर। Yes, मेरे लिए मैंने खुद 40+ में काम शुरू किया, तो मेरे लिए एज इज जस्ट अ नंबर। मेरा कहना है कि जब जागो तभी सवेरा। तभी सवेरा। और कोई किसी भी काम का कोई नाम नहीं होता कि आपको यही आता है आप तो ही कर पाओगे। नहीं, बिल्कुल आपको नहीं। खाना बनाना आता है, आपको भजन गाने आते हैं, आपको कीर्तन करना आता है, कुछ भी आपको काम आता है, सिलाई कढ़ाई, उसमें ही अपने पैशन को बढ़ाइए। बिल्कुल, मैं लेडीज को स्पेशली मैसेज दूंगी, आपके हाथों में ये शॉप है, दुकानें हैं हमारी इंस्टाग्राम, आप लोग इसमें काम करिए, पोस्ट करिए, आपको तरक्की मिलेगी। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें कि आपका थोड़ा नहीं, पेशेंस बहुत रखना पड़ता है पेशेंस। क्योंकि कई बार मुझे पता है कि मैंने कितना पेशेंस रखा है आज ये स्टेज पर आने के लिए। मतलब लोग मुझे जाने, लोग मेरे ब्रांड को जाने, इसके लिए मैंने कितना पेशेंसली काम किया है। ऐसा नहीं है कि मैं टूटी नहीं, मैं टूटी भी हूँ, सब लेकिन खुद ही टूटते हैं और खुद को भी उठना भी पड़ता है। तो आपने जैसे एक क्वेश्चन किया था कि खुद को स्ट्रांग रखने के लिए, मतलब जब आप टूटते हो बहुत, जैसे मैं बहुत ज्यादा टूटती हूँ तो मैं कविताएं लिखती हूँ। मेरी 3-4 कविताएं छप भी चुकी हैं। तो आप कुछ सुनाएंगे हमको? अगर आपको याद हो तो सुना सकते हैं। तो नहीं है मेरे पास, मेरे ब्लॉग्स में है, इनफैक्ट मेरे फोन में है कविताएं। तो फोन आपको दे देते हैं? हाँ बिल्कुल, दे दो फोन भी, और इसको कट कर देना, ले लो वो पतला वाला। ज्यादातर सारी कविताएं मेरी इसी में होती हैं। बस 5-10 मिनट। और ये है ना, एयरप्लेन मोड पर मैंने कर दिया है। अभी आपके हिसाब से कुछ और क्वेश्चन बाकी है तो आप बता दो। ये तो मैं अभी लास्ट क्वेश्चन जैसे कि मेरा एक है कि मैं अभी जो है एज अ ड्रेप आर्टिस्ट भी मैं ड्रेप आर्टिस्ट हाँ है या बनना चाहते हैं? नहीं है, ऑलरेडी बन चुकी हूँ मैं ड्रेप आर्टिस्ट। अभी तक जितने भी फैशन शोज हुए हैं, जो भी मेल या फीमेल मॉडल्स हैं, उनको पहनाते हैं ड्रेस। हाँ, तो अभी मैं ये अपनी ड्रिप आर्टिस्ट का हमने इसमें डिस्कस नहीं किया। नहीं, उसमें नहीं डिस्कस किया है। फैशन शो में आप क्या करती हैं? और तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगी तो फिर आप उसमें बता देना। बिल्कुल। मैं पूछूंगी कि आप फैशन शो जो आपने किए हैं तो आप अपनी साड़ियाँ उनको पहनाते भी हैं, तो फिर आप ड्रिप आर्टिस्ट हैं हम, ऐसा करके डिटेल में बता दीजिए। वैसे मैं एक कविता मैंने निकाला है। हाँ बोलिए। तो आज हमको कविता जी कविता भी सुनाएंगी। बहुत सारे टैलेंट भरे हुए हमारी कविता जी में, जो हमने ढूंढ निकाला है, तो अभी हम सुनेंगे इनसे प्यारी सी कविता। यस। तो ये बेसिकली जो मैंने फील किया, कहते हैं ना कि जब हम जिंदगी के सफर पे निकलते हैं तो बहुत तरह के लोग मिलते हैं। एक लोगों के 2 चेहरे भी हमको दिखते हैं, तो वो 2 चेहरे पर मैंने एक कविता लिखा है। लोगों के 2 चेहरे देखे हैं मैंने, लोगों के 2 चेहरे देखे हैं मैंने, एक सामने और एक मुखौटे के पीछे छिपा चेहरा। देखा है मैंने एक मीठा प्यारा चेहरा और एक, सॉरी मुझे ना बिना चश्मा के थोड़ा दिक्कत होता है, इसको हम फिर से मैं बोलूं क्या? बोलो कोई बात नहीं, बोलिए। लोगों के 2 चेहरे देखे हैं मैंने, एक सामने और एक मुखौटे के पीछे छिपा चेहरा। देखा है मैंने एक मीठा प्यारा चेहरा और एक रंग बदलता चेहरा। देखा है मैंने अपनों का चेहरा, देखा है मैंने अपनों का चेहरा और वही अपनों के रंग बदलते चेहरे। देखा है मैंने भरोसे का चेहरा, देखा है मैंने भरोसे का चेहरा और देखा है धोखे का चेहरा। देखा है मैंने भरोसे का चेहरा और देखा है धोखे का चेहरा। हाँ, देखा है मैंने इंसानों के 2 चेहरे। ओह नाइस, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इवन मैं भी कभी कभी जब फेसबुक पे लाइव जाती हूँ तो मेरे जो फैंस लोग हैं, जो राइटर हैं, वो लोग मैं भेजते हैं मुझे
अपनी बुक किया, तो मैं भी कभी कभी शायरी और ये सब चीजें पढ़ लेती हूँ, मुझे भी पसंद है। तो इसका तो मीनिंग बहुत अच्छा जो आपने लिखा है। तो जो मेरा जो है, मैं जब भी परेशान होती हूँ तो मेरा जो डिसअपॉइंटमेंट है वो क्रिएटिविटी के रूप में ही निकलता है कि हर क्रिएटिव इंसान जब दुखी होता है ना, उसके सुर के ताल, म्यूजिशियन भी तभी अच्छा म्यूजिक बनाते हैं, राइटर भी तभी अच्छी राइटिंग करते हैं। ये इस चीज का, ये मुझे इस चीज का पता है, क्योंकि मैं म्यूजिक लाइन से हूँ, मेरे बेटे म्यूजिक डायरेक्टर है, तो वो हमेशा बोलेंगे कि मैं जब दुखी होता हूँ तो म्यूजिक बन जाता है अच्छा। हाँ। खुश होते हैं तो बनता ही है, बट कभी कभी सैड होते तो भी बन जाता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूंगी, मैंने फैशन शो किया, तो फैशन शो में जब आप अपनी साड़ियां लेके जाते हैं, हाँ, तो आप उनको ड्रिप खुद करते हैं? खुद नहीं, मैं खुद ड्रिप करती हूँ। और जितने भी मेल एंड फीमेल मतलब हर ड्रिप, मतलब कि आप हर तरह का स्टाइल में पहनाते हैं? हाँ, हर तरह की स्टाइल में मैं ड्रिपिंग करती हूँ। तो एज अ ड्रिप आर्टिस्ट भी मैं हूँ, मैं एज अ ब्रांड ऑनर भी हूँ। और जब मैं दुखी होती हूँ तो एक अंदर की कवियत्री जाग उठती है। तो ये सब टैलेंटेड लोग जो भगवान ने पैदा किए हैं ना, उनके अंदर ये सब कलाकारी भरी हुई है। हाँ, कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज कलाकारी निकल के आ जाती है। बिल्कुल। बस मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ, आप जैसे मैंने कहा कि एज इज जस्ट अ नंबर। तो कभी भी एज के पीछे हमको नहीं जाना है कि अरे अब एज हो गया, अब मैं कैसे पहनूं, मैं कैसे तैयार हूं। नहीं, आपको जो अच्छा लगता है आप करो। हमको नहीं मालूम हमको दूसरी जिंदगी, तीसरी जिंदगी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन आज जो है, आज को जीना आना चाहिए। और हमको जो करना है वो करना बहुत जरूरी है, ताकि लाइफ में कभी कोई रिग्रेट ना रहे। अपने सपनों को इसी लाइफ में पूरा करना है। यही एक लाइफ मिली है कि हमको जो पहनना हम पहन सकते हैं, जहाँ घूमने जा सकते हैं, जो काम करना चाहे कर सकते हैं, जिससे कि आपको खुशी मिलती है। जैसे कि आज मैंने ब्रांड अपना फोकवेयर्स बिल्ड किया, उस फोकवेयर्स के अंदर आपको टसर सिल्क मिल जाएगा, आपको मधुबनी पेंटिंग्स मिल जाएगा, आपको बंगाल की साड़ियां, गुजरात की साड़ियां, और जो मैरिज में पहनते हैं साड़ियां वो भी होती हैं। बेसिकली मेरा जो है वो सब प्रीमियम रेंज, जैसे प्योर सिल्क वगैरह में होती हैं, तो वेडिंग में यूज होती है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मींस कि भाई सिर्फ कॉटन या खादी नहीं होंगे, नहीं, सिल्क की साड़ियां भी होती हैं। फिर बहुत लोग जैसे कॉस्टली टिश्यूज नहीं चाहते हैं, नॉर्मल टिश्यूज की साड़ियां चाहते हैं, तो उस रेंज में भी साड़ियां मिल जाएंगी। सबसे बेस्ट साड़ी जो होती है, क्या मटेरियल? सिल्क, मुझे तो सिल्क ही पता है। और क्या होता है? सिल्क में एक्चुअली बहुत वैरायटी, मतलब अगर हम वैरायटीज देखने लगे तो वैरायटीज इतना ज्यादा है कि मैं भी अभी नाम नहीं ले पाऊँ इतना सारा। लेकिन मेरे पास जो बेसिकली आपको मिलेगा ना, प्योर सिल्क में आपको मिलेगा, टसर सिल्क में, डुपियन सिल्क में मिलेगा, फिर उसके अलावा बालू चेरी मिलेगा। तो मतलब वेराइटीज बहुत सारी, हाँ, बहुत सारे वेराइटीज मिल जाएंगे सिल्क में। और एकदम ऑथेंटिक, मतलब डायरेक्ट। हमारे साथ क्या है ना कि मेरे साथ कोई मिडिल मैन नहीं है, मेरा डायरेक्ट जो मेरे वीवर्स और आर्टिशियंस से डायरेक्ट मेरा ये रहता है। तो और किसी को ज्यादा पीसेस भी मंगाने हो तो भी आप दे देते हैं? हाँ, मैं देती हूँ, बस थोड़ा मुझे टाइम चाहिए होता है। उनको 50 पीस चाहिए, 100 पीस चाहिए उनको। जैसे कि हम 10 पीसेस से ऊपर है तो जो रिटेल रेट होता है ना, उससे भी कम रेट में उनको पड़ेगा वो चीजें। तो ये सब चीजें हैं। मैं भी जरूर आपसे साड़ी खरीदूंगी। बिल्कुल, और हमारे देखने वाले भी जितने व्यूअर्स देखेंगे, जरूर लेडीज आप इनके पेज पर जाइए, इनसे साड़ियाँ खरीदिए। एक आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि एक सक्सेसफुल लेडी, बिजनेस लेडी जब बनती है तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो एक प्रॉपर बिजनेस लेडी बन सकती है? कुछ टिप्स दीजिए। पहला कि आप किसी भी ऊंचाई पर पहुंच जाए, हमेशा डाउन टू अर्थ रहिए, क्योंकि बिजनेस तभी आपका चल सकता है जब आपका जबान सही है। आपको अगर कोई निगेटिव कमेंट बोलता है तो उस कमेंट को कभी भी निगेटिव नहीं, पॉजिटिव वे में लेकर उसको सुधार करने का कोशिश कीजिए। या आपको लगता है कि नहीं ठीक है तो आप उसको लेट गो कीजिए, क्योंकि अगर आप पकड़ लेंगे तो आप कभी आप सक्सेस के पाथ पे ना आगे नहीं बढ़ सकते। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी साड़ियाँ अच्छी हैं तो आपको खरीद। बिल्कुल, ये टैक्ट, ये क्वालिटी एक लेडी के अंदर या कोई भी बिजनेस वुमन के अंदर होना चाहिए।
तो बहुत अच्छा लगा जी, आपसे बहुत ढेर सारी बातें और बहुत सारा हमको ज्ञान मिला कि हमको बिजनेस लेडी बनना है तो हमको क्या क्या चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। और एक आप प्योर जो इंसान है उसकी जो बातें हमने सुनी वो भी बहुत अच्छी लगी। तो आप हमारे पहचान पॉडकास्ट में आए, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो भी मेरे यहाँ पर आते हैं मैं उनको एक प्यारा सा गिफ्ट देती हूँ, देखिए आपकी तरफ रखा है। ये तो मेरा आते के साथ मेरे मुंह से ऐसे निकला, वाओ। ये आपकी फोटो है और ये हमारा पहचान का लोगो है जी। और ये एक ऐसा चीज है कि वो पूरा लाइफ मेरे साथ रहेगा, कभी भूलने नहीं देगी कि आप पहचान पे आए। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ बुलाया। एंड सीरियसली ये देख कर तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इनफैक्ट ये मेरे लिए हमारी ट्रॉफी यही है। आप इसमें कॉफी पीजिए, चाय पीजिए और एंजॉय कीजिए। बिल्कुल, हमेशा याद रखिए और लोगों, लेडीज को, बहनें हमारी जो भी हैं, जो भी आना चाहते हैं पहचान पॉडकास्ट पे, आप उन लोगों को भी प्रोत्साहित कीजिए कि जाइए, अपनी जर्नी शेयर कीजिए लोगों को। और मैं सच्ची बताऊं तो इसमें ना तो मैं कभी कॉफी पीऊंगी ना चाय पीऊंगी, इसको मैं बिल्कुल ट्रॉफी की तरह सजा के रखूंगी। एंड थैंक यू सो मच, आपके पहचान के थ्रू मुझे एक नई पहचान मिलेगी। मेरी कोशिश यही है कि मैं एक नई पहचान देती हूँ, चाहे आप अपनी दुनिया में लोग आपको जानते ही हैं, बट मेरी वजह से जो मेरी पहचान ब्रांड का नाम है उसका मतलब यही है कि हम लोगों को बनाएं और उनको लोगों तक, उनके चेहरे को और पहुंचाएं, उनके काम को दिखाएं, ताकि उनकी पहचान और बढ़ जाए और उनको लाखों लोग जाने और हजारों लोग प्यार करें। ये हमारी दुआएं हैं आपके साथ। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए।